नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। बेगूसराय पहचान के लिए कोई मोहताज नहीं, ऐसा जगह जिन्होंने समय के साथ सब कुछ पाया और सब कुछ दिया भी उन लोगों को, जिन लोगों ने बेगूसराय को माँ माना, मातृत्व माना, जो भी रहे, जैसे भी रहे। वर्तमान में एक ऐसा समीकरण बना है जहां से बेगूसराय के लोगों को ही बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं और उसका मुख्य कारण बन रहा है जो हमारे लिए विकास की कड़ी है, जिसके माध्यम से हम चाह रहे थे कि हमारा बेगूसराय भी चंडीगढ़, बेंगलोर की तरह एक ऐसा शहर बने, क्योंकि बिहार का एकमात्र औद्योगिक नगरी। मेरे साथ हैं इन समस्त बिंदुओं पर जवाब देने के लिए और हमारे आकांक्षाओं को संपूर्ण रूप से समझाने के लिए बेगूसराय जिला के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सह इनके योगदान के आधार पर जो आज के युवाओं की पहचान या उनकी चाहत, उनके भगवान क्रिकेट, उसके एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी इनको मिली। मैं बहुत बहुत स्वागत कर लूं संजय भैया का, जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है। जी धन्यवाद। नमस्कार संजय भैया। संतोष जी, आपके और आपकी पूरी बेगूसराय टुडे टीम को मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे इस सवाल के जवाब के लिए या मेरे विचारों को जानने के लिए आपने यहाँ पे बुलाया। एक पहेली सा बन गया है बेगूसराय नगर निगम, जहां हम चाहत रखते थे विकास की, उसके बाद जो यहाँ एक परियोजना मिला, एक नेशनल कंपनी बुडको को जिम्मेदारी मिली हमारे बेगूसराय के उत्थान का, लेकिन उनके कार्य प्रणाली पर बहुत सारा सवाल उठ रहा है। एक बार में उन्होंने हमें ऐसा समीकरण बनाया कि पूरे बेगूसराय को गड्ढे में तब्दील कर दिया। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि आपका इशारा बुडको की ओर है, जो एक नमामि गंगे के द्वारा ये चलाया जा रहा है इस अभियान को। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बुडको ने इस काम को प्रारंभ दिसंबर 2018 में किया था और 2 सालों में उन्हें इस काम को करके देना था, यानी दिसंबर 2020 तक उन्हें इस काम को करके देना था, लेकिन उन्होंने इस काम को नहीं किया। हम हमेशा परेशानी के जड़ को नहीं पकड़ते हैं संतोष जी, ये हमारी परेशानी है। हमारी परेशानी है मतलब हम लोगों की परेशानी। हम समस्याओं के छिप को देखते हैं। जिस बुडको को 2 साल में देना था, 2018 दिसंबर में वो बैठा, क्या हमने त्रैमासिक या 6 महीने पर उस बुडको के टीम के साथ बैठ के हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट लिया कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? लेकिन हम सोए रहे, हम एक तंद्रा में, निंद्रा में सोए रहे और अचानक हमारी नींद टूटी। जब मानसून का समय आता है, वर्षा घिर जाता है, तब हमारी नींद टूटती है और हम पूरा का पूरा आरोप बुडको पे लगा देते हैं। जिस समय बुडको एक काम को पूरा नहीं करके दूसरे काम को करने जा रही थी, यानी एक गड्ढा खोद के दूसरा गड्ढा खोदने जा रही थी, तो क्या वहां के वार्ड सदस्य, क्या वहां के मेयर, क्या वहां के उप मेयर, क्या वहां के विधायक, क्या वहां के सांसद की निगाहें इस ओर नहीं गई? लेकिन बड़ी गजब विडंबना है, विरोध चेयर का होता है, लेकिन कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि ये विरोध मेरा हो रहा है। आप कल्पना करें कि आज अगर मैं संगठन का अध्यक्ष हूं, तो विरोध अगर मेरा हो रहा है तो संगठन के अध्यक्ष का विरोध हो रहा है, संजय का विरोध नहीं हो रहा। लेकिन इन छोटी सी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। अगर हमने कहा कि अमुक वार्ड में गड्ढा खुदा हुआ है, तो वहां के वार्ड कमिश्नर को लगता है कि यह मेरा विरोध है और अपने 4 ठेकेदारों के द्वारा मानसिक टॉर्चर करवाना शुरू कर देते हैं। अगर आपने कहा कि मेरा शहर 5 साल में नहीं बना, तो ये मेयर पद का विरोध है, ये उपेंद्र बाबू, आलोक बाबू या संजय का विरोध नहीं है। ये इन लोगों को समझना पड़ेगा। अगर इतनी छोटी सी बात ये लोग नहीं समझेंगे तो परेशानी और बढ़ेगी। तो इनके पहुंच और रसूख के अंदर प्रशासन कैसे आते हैं? मैं जैसे बात कर रहा हूं प्रशासनिक जिम्मेदारी,
बुडको ने समस्त बेगूसराय का जो उद्भेदन किया, खुदाई किया, उसमें लोगों के जनहित के सारे जो विश्वास हैं वो खत्म हो गए। एक साथ पूरे बेगूसराय को खुदाई करने की उनको जिम्मेदारी किसने दी? नगर निगम या यही कंपनियां जब किसी अन्य प्रदेश में काम करती है तो वहां पर रोड कॉशन लगे होते हैं, लोगों के डायरेक्शंस लगे होते हैं। ऐसा कुछ बेगूसराय में दिखाई नहीं देता। जबकि ये बुडको सिर्फ बेगूसराय में काम तो नहीं कर रहा है, अन्य जगहों पर काम किया होगा। ये सब देखने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की होनी चाहिए थी। हमारा सुखाचार का अधिकार, हमारे घर तक पहुंचने का अधिकार, हमें तक पानी पहुंचने का अधिकार, हवा पहुंचने तक का अधिकार ही खत्म कर देते हैं। जिस पद का हमारे घर के सामने कचरा इकट्ठा कर देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, तो समस्त सुखाचार का ये हनन करते हैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन या नगर का अधिकारी? मैं बार बार इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठाता हूँ। आप बुडको को फांसी दे दीजिए, बुडको दोषी है, लेकिन बुडको के पहले संतोष जी, हमारी जो ये व्यवस्था है, हम आप सभी लोग एक समान दोषी। लेकिन एक बच्ची ने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह, छोटा सा तस्वीर, वैसे तो मीडिया के माध्यम से ये पहला नहीं है, एक संजोग है कि उस तस्वीर को लोगों ने हाथों हाथ लिया। किंतु आप देखते होंगे कि अखबार के हर पन्ने में बेगूसराय नगर निगम का एक जगह कायम हो रखा है। इस गली में आज रोड नहीं है, इस गली में कचरा है, वहाँ गाय फंस गया, वहाँ आदमी फंस गए, वहाँ गाड़ियाँ पलट गई। ऐसा तो नहीं है कि मीडिया, आप जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं, आईना कहते हैं, वो दिखाने से पीछे है, नहीं देखते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन वर्तमान में उन लोगों के ऊपर अत्याचार भी तो होता है जो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लोग भी बेगूसराय टुडे यदि कुछ दिखाता है तो सैकड़ों गालियाँ सुनता है, भले वो विरोधियों के द्वारा हो। उन लोगों की महत्वाकांक्षा, जो लोग बेगूसराय से हैं, इन सुविधा से त्रस्त हैं, लेकिन वो भी गाली पड़ते हैं। ऐसे में कौन दोषी है? निश्चित रूप से जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो मेरा मानना है कि आप ये सोच के सोशल मीडिया पे जाएं कि आपको ताली भी मिलेगा और आपको गाली भी मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, आप देखें कि गाली देने वाला कौन है। अगर किसी का पेइंग स्टाफ आपको गाली दे रहा है, या जो उसके ऊपर ही जी रहा है, उसकी जिंदगी, उसका पेट भात, उसकी रोटी भात उसी पे आश्रित है, अगर वो गाली दे रहा है तो उसे नज़रअंदाज करें, उसे क्षम करें, क्योंकि वो नहीं दे रहा है, वो लिख रहा है, लेकिन उसमें स्याही किसी और की है, ये जान के आप उसे क्षम करें। तीसरी बात आपने जो उठाया कि ये जिम्मेदारी किसकी है, आप दिखा रहे हैं, पेपर दिखा रहा है, समाचार पत्र, मैं कहा ना कि ये जिम्मेदारी हम सब की है। मैंने कहा, मैंने पेपर में देखा कि आदरणीय केंद्रीय मंत्री कुछ और गणमान्य लोग बुडको के साथ बैठ के बैठक कर रहे थे। मेरा सवाल यहीं से उठता है, ये बैठक 6 महीना पहले क्यों नहीं? ये बैठक 2019 के मानसून आने के पहले क्यों नहीं? ये बैठक फिर 2020 में गड्ढा पे पानी भरने पे, चारों ओर यातायात व्यवस्था ठप हो जाने पे ये बैठक क्यों? और आज मेरा मानना है कि बुडको के अगर अधीक्षण अभियंता आए थे, उनको प्रेस से मिलना चाहिए था, पूरे शहर को बताना चाहिए था, पूरे बेगूसराय को बताना चाहिए था कि इसके लिए हम कहाँ दोषी हैं, हमसे कहाँ गलती हो गई है और हम इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। कल तक आ रहा था माननीय का टिप्पणी कि मानसून के पहले हम पूरा करेंगे। आज मैं अखबार में देखा तो अधीक्षण अभियंता कह रहे हैं कि मानसून के पहले ये पूरा नहीं हो सकता है। किस पे विश्वास करे जनता? अपने माननीय पे कि अधीक्षण अभियंता पे? इसीलिए अधीक्षण अभियंता को, विभाग को प्रेस से मिलना चाहिए था। वो मंत्री जी से मिले, अच्छी बात है, लेकिन उनको प्रेस से मिलकर सारी बातों को स्पष्ट करनी चाहिए थी कि बुडको की ये परेशानी है और इस परेशानी की वजह से बुडको नहीं कर पाया, हम दोषी हैं, हम इस चीज को इतने दिनों में हम कर लेंगे। निश्चित रूप से आज जो बेगूसराय शहर की स्थिति बनी हुई है, ये कहने की नहीं है। हमने तो आज देखा है कि शायद मेयर साहब ने एक्सेप्ट किया है किसी पेपर में कि बेगूसराय की शहर की स्थिति बड़ी ही नारकीय है। बस जिस दिन हम इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे संतोष जी कि हमसे गलती हो रही है, इस गलती को सुधारना है, अगर अपनी गलती को स्वीकार करेंगे तो सुधार होगा,
लेकिन अपनी गलती पे अगर कोई इशारा करे, चाहे वो बेगूसराय टूडे हो या कोई अन्य लोग हो, और उसे अगर दोषारोपण वो समझेंगे और व्यक्तिगत दोषारोपण समझेंगे, तब सुधार नहीं होगा, तब अहंकार का टकराव होगा। और इसी टकराव के कारण बेगूसराय नगर निगम की ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति इसे अपने ऊपर ले रहा है। जबकि हमेशा मेरा मानना है कि विरोध चेयर का होता है, आदमी की नहीं होता है। विरोध शक्ति का होता है। विरोध जहां पावर रहती है। आज लोग नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर अच्छे बोल रहे हैं तो कुछ लोग बुरे भी बोल रहे हैं, लेकिन इससे नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। उन गलतियों से कुछ प्रेरणा लेके उसको और सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हमारे माननीय को भी करना चाहिए, अन्य लोगों को भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बेगूसराय के विकास में जो आज बेगूसराय का प्रमुख अंग है, रतनपुर, बिशनपुर, हर्रक, इन गांवों को आपने गांव के रूप में देखा होगा। तब से आप बेगूसराय की गाथा को शायद स्मरण कर सकते हैं। तब हमें क्या मिला था? बेगूसराय नगर के सारे पानी तब भी निकल जाया करते थे। आज जब हमने नगरीय स्वरूप ले लिया है, एक शहर बसा लिया, कंक्रीट का जंगल बसा लिया, तब जाके पानी रुकने का कारण। अब तक भी ये जो देख रहे हैं प्रदेश, आपकी नाला बनने की प्रक्रिया, कहीं कचरा जमने की प्रक्रिया, आपको कहीं से दिखता है कि इस नगर के पानी से मुक्ति मिल सकती है? फिर एक बार व्यवस्था की ओर जाना पड़ेगा। और जब व्यवस्था नहीं, सलाह की ओर भी ले चले आपकी। आखिर जो ये कर रहे हैं, संतोष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था बनी है, लोकतंत्र की अगर बहुत सारी खूबसूरती है तो बहुत सारी बदसूरती भी है, ये मानना पड़ेगा। अब देखिए, मेयर का चुनाव किसके द्वारा होता है? वार्ड के द्वारा, वार्ड कमिश्नरों के द्वारा। अब आप उस मेयर का चुनाव बार बार, हमारे जैसे लोग कहते हैं कि उसे प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, लेकिन जब आप वार्ड के द्वारा कराते हैं और वही वार्ड सदस्य उनको जिता सकते हैं, वही वार्ड सदस्य उनको हटा सकते हैं, पदस्थ कर सकते हैं और अपदस्थ कर सकते हैं। अब स्थिति ये बनता है कि मेरे वार्ड में काम हो, क्यों काम हो इस विषय पे नहीं जाऊंगा, आप भी समझते हैं, कुछ बात अंदर की बात है, उसको समझिए। हर वार्ड कमिश्नर को लगता है कि मेरे वार्ड में काम, और ज्यादा से ज्यादा योजना मेरे वार्ड में आवे। क्यों आवे, ये बात को आप टेबल के नीचे रखिए। और मेयर की मजबूरी हो जाती है कि वो किसी भी वार्ड सदस्य को असंतुष्ट नहीं कर सकता है, तब वो मेयर नहीं रह पाएगा। अब सारी बातों को मानने में कभी भी समग्र में बेगूसराय का कोई प्लान नहीं बन पाता है। अनेक भंवरा, आपको याद होगा कि एक महिला कॉलेज के पास भंवरा हुआ करता था कि इधर की पानी उधर से होते हुए, पोखरिया से होते हुए चली जाती, और किसी भी जेबीसी वगैरह वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी। तमाम भंवरा को भर दिया गया। नगर को हमने इस प्रकार से बसा लिया कि मानो हम नगर नहीं बसा रहे हैं, घर पे घर, घर पे घर, माने बिना किसी व्यवस्था का अनियंत्रित तरीके से हमने शहर को बसाया, हमने भंवरों को भरा, हमने गड्ढों को भरा। हमारे पूर्वजों ने जो जन संरक्षण के लिए पोखर बनाया था, उस पोखर को भरा या अतिक्रमण कर लिया। अब दोनों चीज कर सकते हैं, कहीं पे भराया गया है, कहीं पे अतिक्रमण किया गया है, कहीं पे बेचा गया है। तो वो एक लंबी फेहरिस्त है, सारी चीज अव्यवस्थित। मैं इसीलिए कहा ये व्यवस्था का सवाल है कि सारी चीज अव्यवस्थित। हम जी रहे हैं इसलिए जी रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है, हमको आंदोलन नहीं करना, हम जनरेटर ले लेंगे। जनरेटर में परेशानी हो रही है, हम इन्वर्टर ले लेंगे। हम सुविधा भोगी होते चले गए। आप आज देख रहे हैं किसी राजनीतिक पार्टी को किसी सकारात्मक मुद्दे पे, राजनीति में आप हमें 500 की भीड़ बता दें, जो कि आज से 10 साल पहले आम बात हुआ करती थी। किसी ब्लॉक के धरना पे, किसी जिला के धरना पे, प्रदर्शन पे कहीं कोई सवाल नहीं। विपक्ष को यह लगता है कि सरकार इतनी गलती करेगी कि मेरी सरकार आ जाएगी। सरकार को यह लगता है कि हम सबको कुछ ना कुछ दे के, हम संतुष्ट करके अपनी बात को चलाएंगे। तो कहीं न कहीं पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था में घुन लगी है। जयप्रकाश जी ने कहा था कि व्यक्ति को नहीं बदलना चाहिए, व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि जयप्रकाश जी का तो आंदोलन सफल रहा, लेकिन एक बार
हम ये कह सकते हैं, अगर सच्चाई से स्वीकार करेंगे तो ये कह सकते हैं कि जयप्रकाश जी के बाद भी व्यक्ति परिवर्तन हुआ, व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आज भी देखने को नहीं मिल रहा है। राजनीतिक अस्थिरता का कारण जो आपने बयान किया, एक महाआंदोलन का नाम लिया और महाआंदोलनकारी आदर्श जयप्रकाश नारायण का नाम ले रहे हैं आप। वहीं पर आप उस आंदोलन के विघटन की समस्त गाथा को कह रहे हैं जो छोटे छोटे टुकड़े में बट गए, जिसका वजह है कि आज उनके आंदोलन सिर्फ और सिर्फ तस्वीर जीवी से ज़्यादा या आंदोलन जीवी से ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन उन लोगों को जिस रास्ता का आपने मार्ग दिखाया है, पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए जलमार्ग, पुलिया जिसको भरे गए, उसके आधार पर आप इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं या कह रहे हैं उनको कि आप सिर्फ योजना का बंटाधार करते हैं, बांटते हैं वार्ड वाइज, सदस्य वाइज, सचिव वाइज, लेकिन आप काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप तो साफ साफ कह रहे हैं इस चीज़ को कि आपका योजना जिस तरह से आप जन सहयोग नहीं लेते हैं, जन से सहमति नहीं लेते हैं, और जिस प्रकार आप योजना का बंटाधार कर रहे हैं, ये पानी तो कभी बेगूसराय से निकलने वाला नहीं है। फिर पुनः उन जलमार्गों को तो देखना ही होगा। मैं विगत 7-8 सालों से देख रहा हूँ। उसके पहले जब अपना नगर निगम नहीं था तो पानी बड़े आराम से 1-2 दिन परेशानी रहती थी, 2-4 दिन संतोष जी परेशानी रहती थी, पानी निकल जाती थी। लेकिन नगर निगम बनने के बाद जब योजनाओं का सौगात यहाँ काफी बढ़ गया, उसके बाद यहाँ से पानी निकलना बंद। अगर आप अपने लैपटॉप को पीछे की ओर ले जाएंगे तो 8 सालों से आप देखेंगे, 7 सालों से, तो आपको लगेगा अगले मानसून में पानी नहीं दिखाई पड़ेगा, अगले मानसून में पानी नहीं दिखाई पड़ेगा, और हर मानसून में पानी की स्थिति जस की तस रही है। आपने कहा, मैं स्वीकार भी करता हूं और अगले को इशारा भी करता हूं। इसलिए इशारा करता हूं कि आप किसी गली का ले लें, क्या व्यवस्था है। पहले रोड की ढलाई हो गई, ठीक, सरकार की योजना उसमें लग गई, फिर उस ढलाई को तोड़ के नाला बनाया गया, नाला बना के फिर उस सड़क की ढलाई की गई, सरकार का पैसा उसमें लगा। फिर उसके बाद पाइप बिछाने का काम शुरू हुआ, फिर सड़क को तोड़ा गया, फिर पाइप बिछाया गया। पैसा बुडको का हो, पैसा नगर निगम का हो, पैसा विधायक के कोष का हो, सांसद के कोष का हो, पैसा किसी का नहीं है संतोष जी। पैसा हमारे आपके जैसे लोगों के मेहनत के कमाई के टैक्स का पैसा है। मैं स्मरण करा दूं, कुछ दिन पहले योजना आयोग ने बिहार के लोगों को मर्माहत किया था, लेकिन आज जो आईना आप दिखा रहे हैं, ये आईना तो योजना आयोग को देखना चाहिए। निश्चित रूप से आपको इस सड़क पे क्या काम करना है, आप कम से कम नहीं, बहुत ज्यादा दिन का नहीं बना सकते, लेकिन 10 साल की तो योजना बन सकती है ना। इसमें नाला दे देना है, इसमें क्या कहते हैं, पाइप बिछा देना है और इस रोड को बना देना है। हमारी कितनी पैसा बचेगी। आपको तो जान के हैरत लगेगा कि गांव में बहुत ऐसे मैं वो कागज लेके नहीं आया जहां पे पंचायत समिति का पैसा लगा, मुखिया का पैसा लगा, पंचायत समिति का पैसा लगा, जिला परिषद का पैसा लगा, और कुछ माननीय का भी पैसा लगा। सभी का स्रोत तो जनता के पैसा से जाता है। पैसा का जो मुख्य मार्ग है, जो उद्गम स्थल है, वो तो जनता ही है। मैंने तो कहा कि हमारे आपके मेहनत के कमाई के टैक्स का पैसा, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोगों को यह भ्रम हो जाता है मैं दे रहा हूं, मैं बना रहा हूं। जो इस प्रकार की बात करे कि मैं दे रहा हूं, मैं बना रहा हूं, उन्हें आप पूछिएगा कि आप अपना खतियानी बेच के दे रहे हैं क्या, या आपने जो केवाला किया है उसको बेच के दे रहे हैं क्या। इस नगर निगम को सिखाने के लिए इतना बहुत है। मैं अंतिम और इससे जुड़े हुए सिर्फ और एक सवाल जनता से मैं चाहूंगा कि उन्हें अवगत करवाएं, जो लोग आज ये भी मान रहे हैं कि यदि ये इस गंगे नमामि गंगे के तहत चल रहे बुडको के परियोजना के तहत हम हो भी जाते हैं, तो आज तक हम लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग नहीं पता, अपने घर के पानी को बहाना कहाँ पता, ये नहीं पता। जो ये गड्ढे कार के हमें सीवेज लाइन दे रहे हैं, उसमें किसका पानी जाएगा। हमारे छतों के पानी तब भी तो रोड पर ही मिलेंगे जो इनकी योजना है। और दूसरी बात मैं कह दूं, आप कह रहे हैं पेपर लेकर आए, मैं गांव से हूं, मैंने इस बेगूसराय के पानी को महसूस किया है। बारिश के अगले दिन
जब हमें पूर्वज बताया करते थे या हमारे बुजुर्ग, ये बेगूसराय से पानी आया है इसलिए तुम्हारा गांव डूब रहा है, मैं कल भी फिर अपने गांव में पानी जाने नहीं दूंगा। आपका पानी कल ऐसे सीवेज बना करके आप फिर भी जिस तरह गड्ढे आपने भर दिए हैं, नाले नलियां भर दिए हैं, यदि आप उसे खोल भी लेते हैं तो गांव के लोग क्यों डूबेंगे आपके पानी से? आप वाटर हार्वेस्टिंग क्यों नहीं करते? अपने पानियों को संरक्षित करने का जुगाड़ क्यों नहीं करते? क्योंकि नगर के क्षेत्र में भी लोगों ने पोखर का दान किया, लोगों ने गड्ढे खोने, उन जलाशयों को क्यों भरा, क्यों अतिक्रमण किया? निश्चित रूप से हमारे नैतिकता का पतन हुआ है। मैं एक बात कह के इस बात को समाप्त करना चाहूँगा, आपका भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बेगूसराय का सबसे लब्ध प्रतिष्ठित विद्यालय सर गणेश दत्त महाविद्यालय जीडी कॉलेज बेगूसराय है। उसमें प्रत्येक साल 10,000 15,000 छात्र पढ़ के निकलते हैं, लेकिन वो ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि ये जीडी कॉलेज बना कैसे, इस जीडी कॉलेज को बनाया किसने, और वहाँ की जो व्यवस्था है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एकमात्र विश्वनाथ बाबू के प्रतिमा पे माल्यार्पण करके अपने काम को इतिश्री कर लेता है। मैं विश्वनाथ बाबू का बहुत अदब करता हूँ, इज्जत करता हूँ। उन्होंने कॉलेजिएट हाई स्कूल दिया, उन्होंने कोऑपरेटिव कॉलेज दिया, वो आदर के पात्र। लेकिन जीडी कॉलेज में उनका योगदान 1.5 बीघा जमीन है। 1.5 बीघा जमीन की कीमत संतोष भाई 200 रुपये बीघा था उस समय, यानी 300 रुपया है। बाकी जमीन रतनपुर के बाबुओं से खरीदा गया, कुछ बाबू ने कुछ दान किया। मंझौल के सत्यनारायण बाबू उर्फ सत्तो बाबू ने 50,000 रुपया उस समय जीडी कॉलेज बनाने में दान दिया। उस 50,000 में बेगूसराय शहर का उस समय 250 बीघा जमीन खरीदा जा सकता था, यानी पूरा बेगूसराय शहर की जमीन खरीदी जा सकती थी। लेकिन उस सत्यनारायण बाबू और सत्तो बाबू को कितने लोग जानते हैं? जो उस जीडी कॉलेज से पढ़ के भी निकले वो भी नहीं जानते हैं। और जीडी कॉलेज का प्रबंधन या सरकारी प्रबंधन या हमारे माननीय, उन्होंने भी कभी प्रयास नहीं किया कि सत्तो बाबू के बारे में लोग जाने। लोग इसलिए जाने कि हमारी आने वाली पीढ़ी सोचे कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हुए हैं जो इतना बड़ा दान, जो आज के समय में अरबों अरब रुपया आप कह सकते हैं, इतना बड़ा दान देने की कैपेसिटी हमारे पूर्वजों को, हम उसे जमींदोज कर रहे हैं, उनके नाम को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जीडी कॉलेज के कार्यक्रम में जाते हैं, हमारे माननीय जाते हैं, एक बार सत्तो बाबू का नाम नहीं लेते। उस समाज से क्या आप कल्पना करना चाहते हैं? इस बच्चे ने तो ये जाना ही नहीं, इस बच्चे को तो हमने जानने ही नहीं दिया। हमारे पूर्वज इतने बड़े दानवीर थे, हमारे पूर्वज इतने बड़े विद्वान थे। हमने बेगूसराय को श्री बाबू की कर्मभूमि और दिनकर जी की जन्मभूमि के बीच में पैक कर दिया। इस बीच जो हमारे इस मिट्टी से सैकड़ों जो सपूत जन्मे, उन्हें हमने जमींदोज करने का प्रयास किया है। ये नैतिक गिरावट हमें गड्ढे भरने के लिए मजबूर करती है, ये नैतिक गिरावट हमें पोखर भरने के लिए मजबूर करती है, ये नैतिक गिरावट हमें इंक्रूचमेंट करने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए बाध्य करती है। तो इसके एवज में क्या हमारी कमेटी या हमारी राजनीतिक संस्थानें या जिनको जिम्मेदारी मिलती है उनको ऐसा दायित्व तो नहीं दिया जाए कि उनके वंशजों को उसमें आमंत्रित कर, या जिनके पूर्वजों ने दान दिया है यदि उन्हें सम्मान मिलेगा तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, हमारे पूर्वज के धरोहर को हम संभाल कर रखें। तो उनको क्यों ना आमंत्रित करते हैं ऐसे संस्थान या ऐसे लोग, उन लोगों को सम्मानित क्यों नहीं करते कि आपके पूर्वजों ने जो दान दिया, जिसके वजह से आप जी सकते थे, खा सकते थे, वो चला गया, उसके बदला हम सम्मान दे रहे हैं। संतोष जी, अगर हम यहाँ पे रहते हैं, मुट्ठी भर ही लोग हों, लेकिन सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। कैसे आवासीय प्रमाण पत्र बनता है, कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनता है, कैसे राशन कार्ड बनता है, कैसे इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उस व्यवस्था का कहीं ना कहीं हम अंग हो गए।
जिस समाज में भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल गई है, अगर उस समाज को बदलना है तो सबको अपना कुरुक्षेत्र मानना पड़ेगा, सबको स्वयं श्री कृष्ण बनना पड़ेगा और समस्याओं के सुदर्शन चक्र को लेकर उन समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। तभी जाके धृतराष्ट्र या दुर्योधन का अंत हो सकता है, अन्यथा ये सारी बातों में रह जाएगी। हम आप फिर इस वीडियो के बाद कुछ लोग से गाली सुनेंगे, कुछ लोग से ताली सुनेंगे और बात फिर ठंडे बस्ते में जाके गिर जाएगी। अतः कहीं न कहीं हम सबों को जगना होगा। अब एक मैं छोटी सी बात कहता हूँ। अब ये मास्क आप शहर में बांट रहे हैं, कोई भी आदमी, जो भी आदमी है बांट, क्या आप उनको बता रहे हैं कि ये मास्क केवल एक बार यूज करने का है? आप उनको ये बता रहे हैं कि इस मास्क का लाइफ जो है वो 5-6 घंटे का है? अगर नहीं बता रहे हैं, आपने उसके इस मास्क को 10 दिन तक पहन लिया, 5 दिन तक पहन लिया, तो आप उसे कोरोना से बचा रहे हैं कि कोरोना के गड्ढे में ले जा रहे हैं? सोचना यहां से पड़ेगा। ये राजनीतिक पतन की अंतिम सीमा नहीं है, जहां वैश्विक महामारी के मुंह में हम जाने से सब लोग भयभीत हैं। हर लोग डरा हुआ है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। और इस वैश्विक महामारी का एक जो प्रत्यक्ष रूप से प्रोटेक्शन माना गया उस मास्क, उसको हमने राजनीतिक का अंग बना दिया। 3.5 हाथ के बदन को ढकने के लिए हम दिन रात मशक्कत करते हैं, पेट नहीं भरता है, बच्चों को तन बदन ढक नहीं पाते तो हम सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे आदमी को ये 4 अंगुल का मास्क आप देने जाते हैं, वो भी मात्र 1 टाइम यूज का। क्या लगता है कि यदि वो समझदार होता तो आपके मुंह पर नहीं मारता ये मास्क को? मास्क देने जाते हैं, इससे दिक्कत नहीं। आप मास्क देके जागरूकता फैलाइए, उनको बताइए कि ये मास्क पहनना जरूरी है। मैं ये मास्क लेके इसीलिए आया हूं कि अगर ऐसा मास्क आपको मिले तो इसे आप केवल 1 दिन यूज कीजिएगा, 8 घंटे यूज कीजिएगा। नहीं तो अपने घर के भी कपड़े के मास्क को बना के, कपड़े का मास्क बना के उसे प्रत्येक दिन धोने के बाद दूसरे दिन, बिल्कुल भावना यदि है तो आपको इतने से है। हमारे देश में अब इतनी गरीबी नहीं है कि लोग पूरे बदन ढक ले, तो मुंह ढकने के लिए उनके पास कपड़े नहीं है। मैं देश की बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं मानता हूं कि बेगूसराय में कम से कम इतनी गरीबी नहीं है कि लोग 4 उंगली का मास्क नहीं लगा सकें। मैं बेगूसराय में ऐसी गरीबी कम से कम नहीं देखता हूं। इसीलिए मास्क बंटना गलत नहीं है। मास्क का क्या स्टैंडर्ड है, मास्क किस स्तर का है, ये जागरूकता फैलना जरूरी है। मास्क पहनना जरूरी है। और जहाँ तक आपने कहा, तो एक बार मैं फिर इशारा आपका करूँगा जाते जाते कि इस वैश्विक महामारी में प्राकृतिक आपदा को सबने अवसर बनाया है। इसी प्राकृतिक आपदा में आप देखे होंगे कि जो नींबू 2 रुपये 3 रुपये में बिक रहा था, वो नींबू 10 रुपये और 15 रुपये में बिका। इसी प्राकृतिक आपदा में आप देख रहे होंगे कि जो संतरे 70-80 में बिके, वो 150-200 में बिके। इसी प्राकृतिक आपदा में लाशों को इसलिए नहीं जलाया गया कि वो जलावन बच जाए, इसके लिए लाशों को गंगा में बहाया गया। इस प्राकृतिक आपदा में सारी मानवताएं तार तार हुई हैं संतोष जी। और हमारे आपके जैसे नेता लोग जो रहे हैं या संगठन के लोग रहे हैं, उन्होंने सेवा ही संगठन न करके अपना प्रचार ज़्यादा किया। आज भी मास्क कहाँ से आया, कौन दिया, जिसने मास्क दिया उसको इसकी चिंता नहीं है। लेकिन एक ही मास्क वो दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हम दे रहे हैं, हमसे आप लिए आप कह रहे हैं हम दे रहे हैं। माने मास्क बटे, मास्क की जागरूकता हो, ये कहीं से दिमाग में नहीं। दिमाग में केवल ये बातें हैं कि मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया। जब तक इस मैं को नहीं मारा जाएगा, तब तक इस समाज से आप कुछ दे पाएंगे, ये उम्मीद कम से कम मेरे जैसे लोगों को नहीं। एक सच्चे और भावुक आदमी को यदि कुरेदा जाए तो आज नहीं, ये वीडियो बरसों तक बंद नहीं होगा। जब गीता की बात आती है तो हम लोग इस डिजिटल दुनिया में आते ही B.R. चोपड़ा के महाभारत में चली वो श्लोक लोगों के जन जन में या जहन में भरा हुआ है, या महेंद्र कपूर की आवाज सुनकर लोग थमक जाते हैं जब शुरू होता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
लेकिन आपके कर्म पर जहां प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जहां पर संजय भैया चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपका रोम रोम कर्म के उल्टा चल रहा है, आप कायल हो गए हैं उनका, जहां से अव्यवस्थित रूप से आपका काम हो जाता है। लेकिन समझने की बात है, संपूर्ण रूप से जब इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि आप कर्म से कहां कहां चूक रहे हैं। तब आपको वास्तविक रूप से पता चलेगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का मतलब क्या होता है। हम आपको इसी रास्ते पर छोड़ जाते हैं। आज जो हालात है बेगूसराय निगम का, वो निंदनीय है। आपको सुधार लाने के लिए जनता की आवाज सुननी पड़ेगी, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रेस की आवाज सुननी पड़ेगी। जरूरत उनकी आवाजों से, उनके आवाजों से, सवालों से जवाब निकल के आएगा और जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।